नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर खड़ी है जहां सरहदों के फासले मिट चुके हैं और पूरा खाड़ी क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। एक महीने से जारी इस खूनी खेल में आज का दिन और भी दहलाने वाला रहा, जहां अबू धाबी के इकोनॉमिक जोन से लेकर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सिर्फ धमाकों और आग की लपटों का राज दिखा। सऊदी अरब के आसमान में मिसाइलों को बीच हवा में ही नेस्तनाबूद किया गया, तो ओमान के सलल्लाह पोर्ट पर गिरे ड्रोनों ने वैश्विक व्यापार की धड़कनें तेज कर दी। इस तबाही के बीच थाईलैंड ने ईरान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए अपने तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित रास्ता निकालकर एक नई मिसाल पेश की है। थाई के प्रधानमंत्री अनुतिन चन्नावीराकुल ने साफ तौर पर जताया है कि जब दुनिया जल रही हो तब अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कड़े और बेबाक फैसले लेना ही वक्त की मांग है। ये जंग अब केवल दो देशों की नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के वजूद की लड़ाई बन चुकी है। तो आज ईरान ने भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पर भी हमले किए हैं। आपको बता दें कि कुवैत एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया और ये तबाही की तस्वीर देखिए, ये तबाही का मंजर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा हुआ है। और ये न सिर्फ तीन देशों के बीच की लड़ाई बची है, जैसे कि थाई के प्रधानमंत्री भी ये बात कह रहे हैं, अब ये लड़ाई वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के वजूद की लड़ाई ये बन चुकी है। मिडिल ईस्ट का ये तनाव सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे तबाह हो रही है वो अब ये युद्ध बता रहा है। ऊर्जा संकट मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा कहीं ना कहीं उसको लेकर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। ईरान भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक के बाद एक हमले इजराइल के द्वारा भी किए जा रहे हैं। तो वहीं अमेरिका भी फिलहाल चुप बैठा है और कोशिशें लगातार अमेरिका की तरफ से जारी हैं कि कैसे ये युद्ध को रोका जाए, कैसे सीज फायर हो, शांति वार्ता कब तक हो पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप ये तबाही के मंजर की तस्वीरें देखिए और विश्व में क्या चल रहा है उसकी स्थिति को आप समझिए। खलीफा इकोनॉमिक जोन दहला है, ये उसकी भी तस्वीरें निकलकर सामने आई कि कैसे वहां पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कईयों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लगभग 2500 लोगों की अब तक इस युद्ध में मौत हो चुकी है। तो ऊर्जा संकट, एनर्जी पावर प्लांट को भी उड़ाया जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अब चिंताएं लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी बनी हुई हैं। बाकी देश भी अब सोच रहे हैं कि आखिर अब उनके देश में तेल कैसे पहुंचेगा, गैस कैसे पहुंचेगी और ये जंग कब तक रुक पाती है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवम हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। शिवम, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल की स्थिति क्या है? और अमेरिका इस जंग में जिस तरीके से पिसते हुए नजर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये अब कहीं ना कहीं वर्चस्व से बढ़ करके ये लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि अभी ईरान ने 5 देशों पर हमला किया है। आपको बता दें कि यूएई, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत, ये 5 देशों पर ईरान ने हमले किए हैं। और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो हादसा है वो देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा सकता है कि जो अमेरिका इजराइल करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं वो और कितना ज़्यादा भीषण रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हालात जो हैं वो और ज़्यादा नाजुक होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ जहां पर ईरान है वो झुकने का नाम नहीं ले रहा है, एक तरफ ईरान जो है वो दमखम के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो भी अमेरिका जैसे देश के सामने। और कहीं ना कहीं अमेरिका का जब साथ यहाँ पर इजराइल को है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं ईरान उसके सामने
डट कर खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं जो, और जिस तरीके से हमने बताया कि पिछले 1 महीने से अभी ये जंग जारी है, और इस जंग में अगर बात की जाए आज तो शिवम देखिए अब ईरान में जिस तरीके से 29वां दिन है आज इस जंग का, और देखिए जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है, शांति वार्ता के लिए लगातार अपील कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। इजरायल इधर दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो भी वार पर वार किए जा रहा है। लेकिन अगर ये जंग नहीं रुकती है तो ये कितना घातक हो सकता है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व के लिए। क्योंकि थाई के जो प्रधानमंत्री है वो खुद ये कह रहे हैं कि अब ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई तो नहीं रही है, अब ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे चरमराया जा सकता है उस बात की लड़ाई बन चुकी है ये। देखिए मीनाक्षी, अगर बात की जाए तो विश्व भर में जिस तरीके से जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं। क्योंकि जब आपके देश के किसी भी देश को अगर सप्लाई चेन नहीं हो पाएगी तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी, चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, और इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो आम नागरिकों पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसकी जो मार है, इस जंग की मार जो है वो आम नागरिक झेलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब कहीं ना कहीं किसी भी देश का अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है तो हर एक चीज़ें महंगी हो जाती है। अब जो हालात आपने जिस तरीके से बात की कि भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में जिस तरीके से लेकर के इस वैश्विक जंग को लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस जंग को लेकर के बैठकें भी कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका समाधान निकाला जाए। और कहीं ना कहीं ईरान का जो रुख है वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ निर्मल नजर आ रहा है और थोड़ा कहीं ना कहीं मरवत बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो भारत के हालात हैं पहले से थोड़े ठीक हैं, लेकिन अगर ये जो जंग है ये अगर काफ़ी लंबा खिंचता है, अगर मान लीजिए 6 महीने तक ये जंग खिंचता है तो भारत के भी हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हुए नजर आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, लोगों के खाने पीने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेंगे जो हर रोज़ कमाते खाते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और इस तरीके से जिस तरीके से अभी आपने देखा कि LPG की काफ़ी ज़्यादा किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है देश में, हर जगह लोग सिलेंडर को लेकर के परेशान हैं। साथ ही साथ पेट्रोल की अगर बात की जाए तो सरकार ने कहीं ना कहीं ऐसी गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि एक बार में आप 200 रुपए का पेट्रोल ही भरवा सकते हैं। तो ये जो तमाम दिक्कतें हैं, इन तमाम दिक्कतों से ग्राहक को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, और अब इन्हीं परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मिडिल ठीक ईस्ट है के जो शिवम, हालात नजर हैं वो बनाकर और रखिए, ज़्यादा आगे भी आपसे अपडेट्स संवेदनशील होते लेते हुए नजर आ रहेंगे। रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब बढ़ते आगे, गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले नोएडा को लूट का जरिया बना दिया गया था और एयरपोर्ट की योजना सालों तक फाइलों में दबाकर रखी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस एयरपोर्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके बाद कई सालों तक काम आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद इस परियोजना को गति मिली। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अब जेवर एयरपोर्ट तेजी से तैयार हो रहा है और भविष्य में यहां हर 2 मिनट में एक विमान उड़ान भरेगा। उन्होंने डबल इंजन सरकार को इस विकास का बड़ा कारण बताया है और यह भी कहा है कि पहले नेता अंधविश्वास के कारण नोएडा आने से डरते थे, लेकिन आज यही क्षेत्र देश के विकास का बड़ा केंद्र बन चुका है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और साथ ही साथ पीएम मोदी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने मिडिल ईस्ट संकट के बीच में भी जनता को संदेश दिया और बताया कि भारत की रणनीति क्या है, भारत इस चुनौती से, इस संकट से निपटने के लिए कितना तैयार है। लगातार बैठकें भी की जा रही हैं रक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ रक्षा मंत्री और कई वरिष्ठ मंत्रियों की नजर इस संकट पर बनी हुई है और इस संकट से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, स्थिति हमारे नियंत्रण में है। तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट के बारे में भी जनता को बताया कि अब इस विकसित परियोजना के जरिए लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा। तो तीसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कैसे एयरपोर्ट परियोजना वर्षों तक फाइलों के नीचे दबी रही, नोएडा को लूट का एटीएम बनाकर रखा गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा।
तो सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए पीएम मोदी नजर आए। इसके अलावा मेरे सहयोगी ऋतिक ठाकुर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। ऋतिक, देखिए, पीएम मोदी ने जब जनसभा को संबोधित किया, कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद उन्होंने मिडिल ईस्ट संकट पर भी बात की, एयरपोर्ट के बारे में बात की और साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा और ये बताया कि नोएडा कैसे लूट का एटीएम था समाजवादी पार्टी के लिए। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं, या फिर ये सिर्फ ध्रुवीकरण है चुनावी? ऋतिक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऋतिक, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला और कहा है कि नोएडा समाजवादी पार्टी के लिए लूट का एटीएम था। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं और क्या ये सिर्फ एक चुनावी ध्रुवीकरण है? लगता है मेरे सहयोगी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम लौटेंगे खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज उस वक्त ज्वालामुखी फट पड़ा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता की धरती से ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट की शक्ल में एक बड़ा सियासी बम फोड़ा। शाह ने बेहद तल्ख लहजे में साफ तौर पर जताया कि बंगाल का आगामी चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई तो नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को दिशा देने वाला एक निर्णायक मोड़ है। टीएमसी पर हमलावर होते हुए उन्होंने बेबाकी से रेखांकित किया कि ममता दीदी ने मुद्दों के बजाय डर और हिंसा को अपनी ढाल बनाया। शाह के मुताबिक आपको बता दें कि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस अब जनता के बीच अपनी जमीन खो चुकी है और हार के डर से केवल विक्टिम कार्ड खेल रही है। ये बात कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं जब उन्होंने आरोप पत्र जारी किया और कई हमले भी बोले लगातार, और यह भी कहा उन्होंने इस बीच कि ये एक महज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि भाजपा की ओर से बंगाल की जनता को भरोसे की राजनीति चुनने का सीधा सीधा न्योता है और ये एक चुनावी शंखनाद है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज चार्जशीट जो है वो जारी की, ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। चुनावी रण के लिए कितना तैयार है भारतीय जनता पार्टी, ये संदेश देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। ही पूरे बंगाल का दौरा कर बंगाल में फैली अव्यवस्थाएं, अराजकता और आर्थिक बदहाली और विशेषकर घुसपैठ के मुद्दे को बंगाल के जन जन तक पहुंचाने का काम। मित्रों, बंगाल का यह चुनाव बंगाल के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, परंतु पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण। पूरे देश की सुरक्षा बंगाल के चुनाव के साथ एक प्रकार से जुड़ी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असम से घुसपैठ कमोबेश समाप्त हो गई। अब एक ही रास्ता बचा है जहां से घुसपैठ होकर पूरे देश के अंदर घुसपैठिए फैलते हैं और देश की सुरक्षा के सीट है। टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोश आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। तो ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती है,
कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर गाली गलौज करना। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है तमिलनाडु से। आपको बता दें कि 31 मार्च को सीएम स्टालिन आपको बता दें कि चुनावी कैंपेन की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जानकारी ये भी है तो डीएमके कल जारी करेगी चुनावी मैनिफेस्टो। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे दें। घोषणा पत्र जारी किया जाएगा डीएमके के द्वारा। चुनावी रण में उतरने को पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती है डीएमके। 31 मार्च से चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं सीएम स्टालिन। तमिलनाडु में इस वक्त चुनावी माहौल जो है वो काफी तेज है। सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है। ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो कैंपेनिंग की तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच में लगातार केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। फ्रांस दौरे पर जयशंकर की बड़ी कूटनीतिक बैठक होने वाली है। फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात हुई है विदेश मंत्री जयशंकर की। वैश्विक मुद्दों पर इसी बीच गहन चर्चा की उन्होंने। पीएम मोदी का संदेश भी सौंपा है विदेश मंत्री ने फ्रांस को। और इसी के साथ आपको यह भी अपडेट दे दें कि मिडिल ईस्ट संकट समेत कई अहम विषयों पर भी बातचीत हुई है। भारत फ्रांस रणनीतिक रिश्ते और मजबूत कैसे होंगे, इस पर भी बातचीत की गई है दो देशों के बीच में। तो देखिए, फ्रांस दौरे पर हैं, सबसे पहले ये समझिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। और इसी बीच बड़ी कूटनीतिक ये बैठक हुई है फ्रांस दौरे पर। और जानकारी ये भी मिल रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश था वो बताया है फ्रांस में जाकर। वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है, विस्तृत जानकारी एक दूसरे देशों ने साझा की है, बातचीत भी की है। मिडिल ईस्ट संकट से कैसे निपटा जाए, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना देश इस वक्त कर रहे हैं, उन पर भी गहनता के साथ चर्चा की गई है। और अब बढ़ते आगे, पश्चिमी एशिया की आग जब पूरी दुनिया की दहलीज तक पहुंच चुकी है, तब भारत की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य भवन में देश की सुरक्षा और भविष्य की बिसात बिछाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में वरिष्ठ मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह ने आज उस आपातकालीन स्थिति और पर मंथन शुरू कर दिया है जिसने वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। यह बैठक महज एक औपचारिक चर्चा के लिए नहीं है, बल्कि खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच भारत की अभेद रणनीतिक तैयारी और कूटनीतिक कवच को मजबूत करने की एक प्रखर कोशिश की गई है। चर्चा के केंद्र में न केवल अरबों डॉलर की ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री रास्तों की सुरक्षा है, बल्कि उन लाखों भारतीय नागरिकों की सलामती भी है जो इस वक्त बारूद के साए में जीने को मजबूर हैं। सरकार ने संकेत दिए कि बदलती परिस्थितियों के बीच भारत अब मूक दर्शक नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए हर कड़े और बेबाक विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। तो डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बैठक कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। सुरक्षा और रणनीति पर ये अहम चर्चा वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हो रही है। मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया संकट के बीच, तनाव के बीच लगातार भारत की जो नजर है वो पैनी इस पर बनी हुई है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की थी और एक बार फिर से रणनीति बनाई जा रही है। चुनौतियों से कैसे निपटा जाए उन पर गहनता के साथ चर्चा की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बैठक ले रहे हैं और उन्हीं की अगुवाई में ये बैठक हो रही है, जिसमें अनौपचारिक ग्रुप जो है, अनौपचारिक ग्रुप के जो लोग हैं वो इसमें मौजूद हैं, यानी कि मंत्री जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो बात विमर्श इस बैठक में चल रहा है। अगुवाई खुद की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बातचीत हो रही है, ऊर्जा संकट को लेकर भी बातचीत हो रही है। और अगर ये युद्ध
लंबा खिंचता है तो भारत इसके लिए कितना तैयार है। जो चुनौतियां बनी हुई हैं विश्व में, उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत किस तरीके से तैयार है और भारत की स्थिति इस वक्त कहां है, भारत कहां खड़ा है, उन स्थितियों पर बातचीत की जा रही है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ऋतिक ठाकुर न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। ऋतिक, कैसे देख रहे हैं आप इस बैठक को? और ये पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर चुके हैं और एक बार ये फिर से बैठक हो रही है। औपचारिक की अगर हम बात करें, उनके साथ भी बैठक हुई थी ग्रुप्स के, और अब ये अनौपचारिक ग्रुप्स के जो मंत्री हैं उनके साथ खुद ये बैठक ले रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौन कौन से विषयों को लेकर चर्चा चल रही है, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अगर बात करें इस बैठक की तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि इसमें ICAM का मतलब ये होता है कि फॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को रखा गया है। इसमें निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उसके साथ साथ अमित शाह है, यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी इसमें जोड़ा गया है। यानी कि साफ तौर पर अगर देखें इस बैठक के पीछे का अगर असर क्या होने वाला है, वो लंबे समय जो पश्चिम एशिया के बीच जो तनाव था वो 1 महीने से ज्यादा खिंच चुका है, जिसका साफ तौर पर जो असर है वो LPG पर आ रहा है, संसाधनों पर आ रहा है। उसके साथ ही साथ दुनिया भर के तमाम ऐसे देश है जो मिडिल ईस्ट के चलते कई चीजों में उनको कमी मिल रही है। तो ऐसे में सारी चीजों को लेकर के इन पर मॉनिटरिंग करने के लिए, इन पर नजर रखी जाने के लिए सारी जो बैठक की जा रही है। राजनाथ सिंह ने कमेटी का गठन किया है। तो मीनाक्षी, आपको बता दें तो साफ तौर पर इन चीजों पर निगरानी रखेगी। मिडिल ईस्ट में इस तरीके की चीजें हो रही है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ईरान इसराइल लगातार एक दूसरे पर हमलावर है, तो उसका कोई भी असर भारत पर ना आए या फिर भारत पर किस तरीके का दुष्प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर बैठक यहाँ पर की जा रही है मीनाक्षी। और देखिए ऋतिक, लगातार भारत की नज़र जो है वो मिडिल ईस्ट संकट पर, मिडिल ईस्ट तनाव पर तो बनी हुई है, और इसके अलावा देखिए आगामी चुनाव भी हो रहे हैं, उस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। फिलहाल की स्थिति जो है वो अभी न सिर्फ भारत की है बल्कि जो विश्व के जो देश हैं उन पर भी बनी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संकट जो है वो ऊर्जा को लेकर है। और इसके अलावा जो भारतीय नागरिक जो हैं, जो अलग अलग देशों में रहते हैं, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है, प्राथमिकता है, उन्हें कैसे वापस भारत लेकर आना है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऋतिक, तो बहुत साफ है कि वहां पर जो सिविलियंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा होता है। जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां पर जो लोग होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं, इसके साथ ही साथ भारत देश जैसे लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यहाँ पर अपने आर्थिक सहायता के चलते देश छोड़कर के बाहर जाते हैं। सारे देशों में भारत के सबसे ज्यादा लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो चिंता होती है वो सरकार के अंदर लगातार होती है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कह रहे हैं, अजित सिंह पुरी बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं जो बाहर है उनको लेकर के प्रतिबद्ध है, उनको बार बार यहाँ पर आने के लिए बोला जा रहा है, साथ ही साथ एम्बेसी के साथ कनेक्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। ऊर्जा के संकट की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो LPG संकट को लेकर के यहाँ पर चाहे क्रूड ऑयल हो, कच्चा तेल हो, इन सभी के संकट को लेकर सरकार बार बार बात बोल रही है कि पर्याप्त खेत जो है जो भारत के पास है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी वक्त, जैसे मिडिल ईस्ट में बात कर रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा संकट हो चुका है, लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, बावजूद इसके यहाँ पर सीज़फायर जैसे कोई बात सामने नहीं आ रही, मध्यस्थता करने के लिए कोई देश सामने से नहीं आ रहा है। ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, तमाम मिसाइलें लगातार दागी जा रही है दूसरे पर। तो साफ तौर पर दर्शाता है कि ऐसे में सजग होना, सतर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल ऋतिक, आपने बिल्कुल बहुत सही कहा है कि सतर्क होना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट संकट है, तनाव चल रहा है और सबके लिए चिंता का विषय ये है। लेकिन अच्छी खबर ये भारतीयों के लिए कि स्थिति अभी केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी, मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल हुए थे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बीते दिन बैठक की, और आज फिर ये अनौपचारिक ग्रुप के मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि जो स्थिति है, जो संकट इस वक्त बना हुआ है और जो चुनौतियां इस वक्त हैं, सब पर नियंत्रण भारत सरकार का है। तो भारतीयों को अभी फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरीके के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी अफवाह पर जाने की जरूरत नहीं है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट के दीवानों का इंतजार आज खत्म हो रहा है, क्योंकि IPL 2026 के 19वीं सीजन का शंखनाद बेंगलुरु के ऐतिहासिक चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने जा रहा है। उद्घाटन मुकाबले में आमने सामने है दक्षिण भारत के 2 दिग्गज टीमें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद। विशेषज्ञों ने रेखांकित किया है कि इन दोनों टीमों के बीच की भिड़ंत महज एक खेल नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की वो जंग है, जहां हार जीत के मायने मैदान से बाहर प्रशंसकों के जुनून तक जाते हैं। RCB अपने घरेलू मैदान पर विराट गर्जना के साथ आगाज करने को बेताब है, तो वहीं हैदराबाद की टीम अपनी सधी हुई रणनीति से RCB के किले में सेंध लगाने की तैयारी में दिखी है।
इस कांटे की टक्कर ने साफ कर दिया है कि 28 मार्च की ये शाम केवल चौको छक्कों की नहीं बल्कि आईपीएल के एक नए अध्याय में वर्चस्व स्थापित करने की बेबाक शुरुआत हो रही है। शालिनी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव मौजूद है। शालिनी, क्या अपडेट मिल रहा है? और देखिए आईपीएल के जो लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, जो प्रशंसक हैं और कहीं ना कहीं टकटकी लगाकर आज उनकी नजरें जो हैं वो टीवी पर बनी रहेंगी, तो उनके लिए आज अच्छी खबर क्या है? बिल्कुल मीनाक्षी, आज इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है और आज का मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होने वाला है। तो बता दें कि सभी मैदान बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है, पूरे साल भर का इंतजार किया है और देखा जाए तो लास्ट जो मैच हुआ था आईपीएल का उसमें जो ट्रॉफी जीत हुई थी वो आरसीबी के नाम पर मिली। तो आज का मैच भी देखने वाली बात ये होगी कि क्या आज फिर से एक बार आरसीबी मैच जीतती है कि नहीं। वही अगर आज के मैच की बात करें तो आज स्टेडियम में मैच खेलने जाने वाला है। कहीं ना कहीं जो आज का स्टेडियम पिच है वो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि बॉल आराम से चली जाएगी और 200 के आंकड़े पार हो सकते हैं। अच्छी बिल्कुल यकीनन। और फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शालिनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए न्यूज टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।